चलो जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी क्लास 12th तक काम आएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 है, बस 3। सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। इससे 2 बनती है, एक बनती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बनती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। पर ये नहीं है कि आप एक याद करोगे कि ये बना लूंगा मैं, ऐसा नहीं करना। कोई भी आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यू शुड लर्न देम बाय हार्ट, ठीक है। अच्छे से याद होने चाहिए एकदम, ताकि कहीं पे भी आपको ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखाई दे तो तुरंत आप उसको कॉस स्क्वायर कर दें, ठीक है। एक और बात और ध्यान रखना, मान लो 1 माइनस साइन की पावर 4 आ जाती है तो दिस इज नॉट इक्वल टू कॉस की पावर 4, ठीक है। ये बच्चे क्या करते हैं, इसको 4 समझ के ये स्क्वायर जैसी लग रही है, स्क्वायर का स्क्वायर उसका बना देते हैं कॉस की पावर 4, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं है, ये गलती नहीं करना। तो पहली आइडेंटिटी है, दूसरी ए और बी इससे। फिर सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इससे 2 आइडेंटिटीज हैं। पहली है इससे सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, वो इधर उधर ही ले जा रहा हूँ, बस इतना ही करा है, कुछ नहीं खास करा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपको याद होने चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जहाँ दिखाई दे आप तुरंत टेन स्क्वायर थीटा बुक करो। थर्ड है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे आपके पास 2 और बनती हैं। एक बनती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक होती है आपकी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको याद कर लेनी है अच्छे से, मतलब अच्छा घोटा लगा देना है। जैसे हमने टेबल याद करा था ना, बिल्कुल वैसे ही टेबल की तरह ही इसको भी याद कर देना है पूरा अच्छे से, ताकि क्वेश्चन में देखो जब तक आप इनपुट नहीं डालोगे ना, खाली ये इनपुट डाला है आपने इस फॉर्म में, ठीक है, तो इस फॉर्म से ये फॉर्म आपके दिमाग नहीं बताएगा, है ना। ये रिलेशन आपने डाला हुआ है, अगर ये सामने आता है कोई भी चीज़ तो आपने अगर ये फॉर्मूला इनपुट नहीं डाला है अंदर दिमाग में तो ब्रेन आपको उसकी कैलकुलेशन पार्ट नहीं बताएगा। वो क्या करेगा, वो तुम्हारे को सोचने में मजबूर करेगा कि कैसे करूँ। फिर तुम सोचोगे भाई सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, उससे कुछ रिलेशन बना लेता हूँ। लेकिन अगर आपने ये डाल रखा है पहले ही तो जैसे ही देखोगे तुरंत एकदम कहेगा ये तो इतना होता है बेटा, डाल दे तुरंत दूंगा, ठीक है। तो ये रट्टे मारने अच्छे से, ये 9 बन गई, मतलब वैसे तो मेन 3 है लेकिन 2-2 इनसे बन गई, 2-2 इनसे बन गई, तो टोटल कुल मिला के 9 होंगे, ठीक है। अगली क्लास का काम है आपको याद करके आना है, सुनूंगा जैसे टेबल याद करके आए थे सिमिलरली आपको ये याद करके आना है। उतार लो फटाफट जल्दी, वो बेशक से इतना कर लो कि भैया ठीक है, लेकिन अगर नहीं उनको भी जरूरत पड़ेगी। वैसे फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का सारा यूज होता है, तो बेसिक चीज़ें तो ट्रिग्नोमेट्री के 10 तक का तो आपको यूज़ करना ही करना है। इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ कम होता है लेकिन फिर भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जो है अब करने वाले हैं, ध्यान से देखना। इसके अलावा हमें ये पता है कि भाई सेक थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉस थीटा होता है। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, जैसे कॉसेक होता है 1 बाई साइन, ठीक है। कॉट थीटा जो है वो होता है 1 बाई टेन, और ये भी पता है कि भैया टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना। और कॉट थीटा कितना होता है जी, कॉस अपॉन साइन। जब तक ये सब चीज़ें याद नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा जब तक तुम खुद नहीं करके आओगे, इन सब चीज़ों को पता नहीं होगा, डालोगे नहीं दिमाग के अंदर तो आउटपुट नहीं होगा। फिर तुम मेरे पास आओगे सर समझ में नहीं आने का, तो समझ में नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये डालना है, दूसरा काम आइडेंटिटीज डालनी है, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे ये पक्का। तो स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक उससे कर रहे हैं, जैसे भी क्वेश्चन दिया है इसने हमें, ठीक है।
इसको प्रूव करना है, मुझे सब चीज़ प्रूव भी करनी होंगी इस आइडेंटिटी में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही तुमने आइडेंटिटी खोली तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखा मैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और हमें पता है भी सेक जो है वो 1 बाई कॉस होता है, तो इसको मैंने 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो आपको ऐसा मैंने क्या लिखा, आइडेंटिटी चेक कर, पहले क्या करा मैंने सर ब्रैकेट में आइडेंटिटी भी लिखी यूज करी, ब्रैकेट में तो अपनी कॉपी में देखना क्या लिखा हुआ है, तो है आइडेंटिटी के वाली कोई, ये आइडेंटिटी है तेरे पास कोई है? उसके पार्ट बन गए, पार्ट ही सही है तो सही, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज करी, तो मैंने क्या लिखा है? तो ब्रैकेट में ये भी नहीं, ये वाली आइडेंटिटी यूज करी। नहीं नहीं वो नहीं लिखा, वो आपको कुछ नहीं। हाँ जी सर, समझ में आ गया? और सेक क्या होता है? 1/cos, ठीक, तो उसको काट दिया हमने। इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में जस्ट आपको वार्म अप देने करने, ठीक है? जैसे cos स्क्वायर थीटा क्या दे दिया इसने, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा देखो आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, cos का, ये फिर कट कैसे बना, ठीक है ना? उतार के चलो फटाफट इसको, साथ साथ उतार दो, समझ के उतार दो तुरंत, वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक मिनट पहले एक क्वेश्चन आइडेंटिटीज का ट्रिग्नोमेट्री में से आता ही आता है पक्का, 3 या 4 नंबर का जितने का भी आएगा, इससे कम का नहीं आएगा। और केवल एनसीईआरटी में 8 या 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है? और मेरे ख्याल 4-5 क्वेश्चन उसके एग्जाम्पल में, तो अगर उन्हें करोगे तो कभी कुछ नहीं आएगा समझ, है ना? तो क्वेश्चन कम से कम इस यहाँ मैं कराऊंगा तो 60 क्वेश्चन तो कराऊंगा, तो 60 क्वेश्चन वो करके जाओगे और उनमें तुमने पकड़ कर लिया अपनी कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होता है, फिर कोई भी क्वेश्चन कर दो, कुछ भी आ जाए तुम्हारे सामने, हाथ पैर मार लोगे हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे करूँ, अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल वाले करा रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा, थर्ड है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा देखो क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर, ये हो गया जी cosec स्क्वायर थीटा। अब cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, इसमें बिकम sin स्क्वायर थीटा, मतलब 1/cosec इज इक्वल टू sin, 1/sin इज इक्वल टू cosec। बस ये याद रखो, जहाँ एक दूसरे का उल्टा दिखाएंगे तो उसको उल्टा रखो, ठीक है? ये 1/cosec है, दिस इज 1/cosec, तो 1/cosec साइन होता है, साइन का स्क्वायर, ठीक? अब होल स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं कि अभी एंगल का स्क्वायर कर दो, एंगल का स्क्वायर नहीं करना, आप साइन थीटा इज अ रेशो, वैल्यू है ये, उसका स्क्वायर कर रहे हो आप, थीटा वीटा को नहीं छेड़ना, ठीक? तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पहली आइडेंटिटी नंबर 1 हो, ठीक है? हो याद करो ना आइडेंटिटी, वो याद करोगे तो ये अपने आप अच्छा लगने लगेगा। अगर फॉर्मूला क्या नहीं समझ में आया, नहीं बेटा प्रूफ नहीं है, क्वेश्चन बना रखा है, ऐसा प्रूफ थोड़ी, प्रूफ करना है तो उससे कर ले, ट्रायंगल से हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अगर ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो आप ट्रायंगल ले लोगे भैया, ये मान लो ABC है ना? अब मान लो आपको निकालना है, ये थीटा है, दिस इज थीटा, आपको निकालना है cos थीटा, cos थीटा कितना मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AC, ठीक? और sin थीटा क्या होता है, AB अपॉन AC, इसको जो है इसमें डाल दो, यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और ये क्या आएगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इसमें डाल दिया, इसमें लेफ्ट, तो जब इसको एलसीएम लोगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस क्या कहती है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर,
AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे कैसे प्रूव कर लो किसी ऐसे नहीं कर सकते पाइथागोरस थ्योरम को पूरी को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। पाइथागोरस थ्योरम को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक ही बात है, वो इसकी वैल्यू उसमें डाल दे या उससे इसमें डाल दे, एक ही बात है। समझ में आ रहे हो जो? तो ये क्वेश्चंस आपके जब ही होंगे जब आप इनको फॉर्मूले को याद करोगे। फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी। ठीक है, अगला देखो, थोड़ा अलग हटके शुरू हो गया। 1/1 प्लस साइन थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनते हैं ना, और उसको नोट डाउन करते जाना अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहता है। भाई प्रूव करना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम लेना है आपने। बहुत सिंपल है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम हो गया। अब ये 1 माइनस साइन थीटा इधर चला जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आती है, एलसीएम आपको लेना आता है, अब सीख गए हो गया, है ना। जब भी देखो समझो बात, 1/3 प्लस 1/5 है। अगर इन दो फैक्टर्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इन दो चीज़ों में कभी भी कोई भी चीज़ अगर कॉमन नहीं है तो आपको इसका एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, फिर ये 5 यहाँ चला जाता है, 3 यहाँ चला जाता है, ये हमेशा होगा, है ना। जैसे यहाँ इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, अब ये मत कहना सर 1 कॉमन है साइन कॉमन है, ठीक। ये ऐसे ही है 3 + 2 और 3 - 2। 3 + 2 तो 5 होता है, 3 - 2 1 होता है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ रहे हो। तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये याद रखो हमेशा। कॉमन है अगर दोनों में तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, फिर तुम्हें आता है, वो भी आता है। ये कट गया, तो ये ऊपर हो गया 2 और नीचे मल्टीप्लाई करो a + b a - b, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर। और cos किसका रेसिप्रोकल होता है, sec का, तो इसलिए 2 sec स्क्वायर। cos किसका रेसिप्रोकल है, तो 1/cos किसके बराबर, sec के बराबर। ये यहाँ पे लिखा है मैंने 1/sec। अब इसका उल्टा भी तो होगा ना, cos थीटा 1/sec होगा कि नहीं, है ना। तो ये अगर 1/cos है तो sec लिख दो, और कहीं पे अगर तुम्हें यूज करना है 1/sec तो उसे cos लिख दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने। ठीक है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर डालते रहना और डेली रूटीन से उसी को आगे बढ़ाना है, ताकि ये पता चले लास्ट में जाके कितने क्वेश्चन कर लिए हमने। रोज का हमें ये रहनी चाहिए कि कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे आइडेंटिटी से। डालते हो नंबरिंग करते हो, ठीक है, हो गया। सर आपने ना साइन थीटा को कैंसिल किया, उसके बाद में सर 1 + 1 क्या होता है, क्या होता है, वो तो करके नीचे वाला a + b माइनस सर आरएचएस में जो हमने ये किया था, एलएचएस कहाँ गायब हो गया? सर मेरे को भी लगा था बेटा जब भी कहता हूँ सुबह नहा के आया, नहा के आता नहीं, नशे में आ जाता है। हो गया जी, सर नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। ये चमत्कार कैसे हुआ, देखो कोई चीज का सम उसके ही प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूँ तुम्हें आइडेंटिटी से। सबसे बड़ा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जहाँ भी सेक आता है वहाँ 1/cos लिख सकते हैं,
जहाँ कोसेक आए वहाँ 1/sin लिख सकते हैं, जहाँ tan आए वहाँ sin/cos लिख सकते हैं, जहाँ cot आए वहाँ cos/sin लिख सकते हैं, है ना। ये तो पता है ना भाई, ये sec है तो उसे 1/cos कर लो, जहाँ cosec है वहाँ 1/sin कर लो, cot है तो 1/tan sin cos में, tan कर लो sin/cos कर लो, cot है तो cos/sin कर लो, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र। कुछ भी ना आता हो ना तुम्हें, कन्वर्ट कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, ठीक है। क्या बहुत आसान, ठीक है। तो इसको लिखा जी 1/cos में, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि sec 1/cos के बराबर है तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, और इसको लिखा 1/sin स्क्वायर। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आएगा, sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आएगा। अब ये sin स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये कॉस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी देखते हैं हमें खुश हो जाते हैं कि भैया 1 होती है ना, 1 होती है। तो इसको 1 लिखो, 1 के नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर बचा हुआ है, इसके नीचे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ऊपर तो 1 कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा, और 1/sin स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर। देखो वहाँ पे राइट साइड 1/sin cosec स्क्वायर, 1/cos कितना होता है, sec स्क्वायर। हो गया, इसी पे तो आ रही चीज़, बहुत आसान है। हमको आया समझ में नहीं, उतार के फटाफट। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है इसका, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है क्लास 10 तक की। तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो तुमसे तो कन्वर्ट इट इनटू sin cos, पूरा नहीं होगा तो आधे से ज़्यादा तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए, जो ये हमने यहाँ करी थी ना, a² + b² वाली, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a³ + b³ वाली आइडेंटिटी, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a - b a + b²। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए ना, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। और इसकी एक और आइडेंटिटी जो होती है a³ + b³ की a + b a² + b² माइनस a। ये 3 आइडेंटिटी इसमें बहुत लगती है, और एक ये वाली तो बहुत ही लगती है a² - b², जिसको अभी अर्नब पूछ रहा था कि ये क्या करती है सर, ये बहुत लगती है, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटी आपको 9th क्लास से याद कराई जा रही है, लेकिन अभी तक भी याद नहीं है, बहुत अच्छी है। अगर ये याद नहीं होंगी तो फिर तो मैथ छोड़ दो, तुम बेकार है, तुम्हारा पास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट = tan थीटा प्लस cot थीटा। और एक साइड से दूसरी साइड ही जाते हैं ज़्यादातर हम, 99.99%। कोई ऐसा वो हो जाता है, क्वेश्चन अटक जाता है जिसमें दोनों साइड को सॉल्व करके बराबर कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इधर से इधर या इधर से इधर ला सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपको। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते, फुल जोर लगा लो, तो इसलिए उनको फिर हम दोनों साइड से प्रूव कर देते हैं। मिटा दो पहले वाला, ये वाला मिटा दो, कैलकुलेशन जो है। ये आइडेंटिटीज भी आपके पास होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद करनी है, बार बार इनको रिपीट करना है। जब तक आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी एल्जेब्रिक, जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्व नहीं होगी। अब जैसे मैंने बताया आपको, पहले एक बार मेरी सुन लो, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूँ, फिर अपना आप ट्राई करना, बहुत सारे क्वेश्चन करना। ये हमेशा ध्यान रखो, सुन लो बेटा सुन, ये हमेशा ध्यान रखो कि हमें राइट साइड पे क्या लाना है ना। हमें sec स्क्वायर है, इधर cosec स्क्वायर है, इधर लाना है tan + cot। अगर तुम शुरुआत में 1/cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर लिखोगे तो आप वही आ जाएगा जो अभी आपने करा, अंडर रूट में और आ जाएगा। अभी करा ना पिछला क्वेश्चन, अभी जो आंसर आया वही क्वेश्चन है ना, ये तो यही है ना। तो इसका आंसर क्या आया था, sec × cosec, sec cosec ही आया था। अब उसको मैं ऐसे कैसे बनाऊँ, तो फिर तुम क्या करोगे, यहाँ से छोड़ोगे उसको, इसे सॉल्व करने लग जाओगे, फिर उसको भी काट पीट के उसे भी ऐसा बना दोगे। तो हमें ऐसी चीज़ नहीं सीखनी। पढ़ाओगे तुझे कम से कम ये सोचना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद तेरे ही फायदे की चीज़ बता रहा हूँ ना, तो उसके साथ बकबक करने लग रहा है, वहाँ बैठ जाके इतना पढ़ाई में चौधरी नहीं है जो तेरे समझ में आ जाएगी सब चीज़।
तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर से तुमने सेक इंटू कोसेक लिया है, अगर तुम वो लाते हो उसके बाद टेन कॉट को सॉल्व करो वो भी आ जाएगा सेक कोसेक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेते। लेकिन मैं ये चाहता हूँ तुम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचो, तो जो चीज़ें बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो। सेक स्क्वायर का रिलेशन टेन स्क्वायर में होता है, देखो अपनी आइडेंटिटीज देखो, मेरी शक्ल मत देखो। सेक स्क्वायर का रिलेशन है, तो सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया। ये आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दिया, कितना लिख लिया। अब इसको लिखा मैंने टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसके साथ मैंने 10 इंटू कॉट अपनी तरफ से लगा दिया, क्यों? क्योंकि 10 इंटू कॉट बने, इससे क्या आ रहा है कॉट इंटू 10 क्या आ रहा है 1, तो इसके साथ जो 1 था 2 इंटू 1 है ना, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया देखना जरा, तो बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये होल स्क्वायर बन गया स्क्वायर से हट गया। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, टेन थीटा प्लस ये आ रहा है। अगर खूब जोड़ लगाने के बाद भी ना हो तो भैया दोनों साइड खुली हुई है। दोनों साइड से कैसे करते हैं, इसका तो बना ही दिया तुमने अभी, है ना, सेकंड तो कोसेक बना दिया था इसका, तो इसका तुम्हें बनाना है। इसका आया था हमारा सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में, लेकिन रूट है तो सेक इंटू कोसेक हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना हो, मान लो 10 को लिखो साइन अपॉन कॉस, और इसे लिखो कॉस अपॉन साइन, ठीक है। जिन बच्चों के दिमाग ये बोल रहे हैं बार बार ये कैसे होगा, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो उसको बंद कर दो, तुरंत भेज दो, क्योंकि अगर तुम ये बोलते रहोगे ना तो फिर कुछ नहीं जानेगा। आप इसको पॉजिटिवली लो अंदर कि मेरे को क्वेश्चन करने हैं, कैसे भी हो मैं तो सीखूंगा इसे। समझ में आ रही मेरी बात? कई बच्चों के दिमाग चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं कि क्या है ये, तो इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। घर पे जाके ट्राई करना अपनी तरफ से, जितना ज़्यादा ट्राई करो उतना ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। भूल जाना इसको ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, अभी 2 मिनट रुक जाए, पहले से समझा। तो ये हो गया जी हमारा साइन इंटू कॉस, इसका एलसीएम ये इधर चला जाएगा तो क्या बना देगा साइन स्क्वायर, और यहाँ बना देगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 ऊपर पहली आइडेंटिटी। तो 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस है हमारे पास, तो ये कितना हो गया कॉसेक, और ये कितना हो गया सेक। तो देखो दोनों साइड बराबर आ गई। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये करने की कि एक साइड पे उठाओ दूसरी साइड पे पहुँच जाओ। अगर नहीं होता है तो कर सकते हो, मनाही नहीं है उसकी। लेकिन एक काम और, कभी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है आपने। ये नहीं उठाओ इधर ले आओ क्वेश्चन को और इज इक्वल टू कुछ और बना दो, वो नहीं करना है ना। लेफ्ट साइड ही रहेगी, राइट साइड ही रहेगी। आप सॉल्व दोनों साइड कर सकते हो, लेकिन उसमें क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी बोलो, क्या कहते हो? ये क्या बताओ, ये सामने दिख रहा है 1 + 1 2 आता है, हुआ था। मेरे को चाहिए क्या यहाँ पे 10 प्लस कॉट चाहिए। अब बाहर रूट है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मैं इसके बराबर रखूँ तो ये ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब अंदर स्क्वायर होना चाहिए इसका 10 प्लस कॉट का। तो 10 प्लस कॉट का स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू कॉट, यही होता है 10 इंटू कॉट। तो 10 इंटू कॉट मैंने बता दिया, ये लिखा हुआ था 10 इंटू कॉट इज 1, 10 इंटू कॉट इज 1। तो मैंने 1 की जगह यहाँ 2 तो था ही, इसके साथ 10 इंटू कॉट कर दिया, क्या फर्क पड़ा मुझे भाई। 1 को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो सेम रहेगा। तो 2 के साथ मैंने 10 इंटू कॉट लिख दिया, ताकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैंने ऐसे 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर कर लिया, तो घट गया उसका, वहाँ गया आंसर। कुछ नहीं लिखना मुझे, कुछ नहीं लिखना, किसी में भी कुछ नहीं लिखना। पढ़े लिखे चेक करते हैं, अनपढ़ हो कुछ नहीं लिखना, कहीं आइडेंटिटी भी नहीं लिखनी, सीधा करते चले जाओ बस। हाँ जी, अभी आपने आइडेंटिटीज जो याद करी है, 3 आइडेंटिटी याद करी है।
तीन नहीं बल्कि माइनस वाली कितनी कितनी है, एक तो करिए आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये करिए साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन है ना, एक करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक करिए आपने सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर, और एक करिए कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर, ठीक है। एक मैंने करिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सिर्फ माइनस वाले लिख रहा हूँ, और एक लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, जिसके बीच में माइनस का साइन है, इन सब के बीच में माइनस का साइन है ना, ये सब आपने अभी लिख लिया। अब कहीं बाई चांस आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ गया तो घबराना नहीं है, ये तो मुझे आता ही नहीं भाई, इससे और इसमें क्या अंतर है, यहाँ 1 प्लस का है या माइनस का है, यहाँ कॉस का सामने माइनस है, यहाँ पर प्लस है। जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो टेक आउट माइनस साइन कॉमन, तो जब माइनस लोगे तो 1 तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, समझ में आ गया, तो ये बन जाएगा माइनस साइन। समझ में आ गई मेरी बात, क्या बात समझा रहा हूँ मैं, समझ में आ गया। अब अगर कहीं पे ऐसे आ जाए भैया टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो आप इसीलिए रट्टा मारना, लेकिन सोच के करना, याद करना कि सेक में से टेन माइनस कर रहा हूँ मैं रिलेशन में, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। और अगर मैं तुरंत जल्दी जल्दी पूछूं टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, बच्चे तब भी वो नहीं बता देते, मैं ऐसे ही पूछूंगा क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगी, पूछूंगा इसलिए क्योंकि अगर याद होंगी तुम्हें तो देख के पहचानोगे कि भाई ये है। तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो गया जी -1, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर था 1, है ना। अब यहाँ पर हो गया उल्टा, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो कैसे होगा जब माइनस कॉमन निकालो तो ये बनेगी। समझ में आ गई मेरी बात, तो इनको याद रखो कि किस तरीके से हमने करना है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका, इस तरीके की मतलब चीज़ें याद करनी है आपको, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कहीं छोड़ के बैठ जाओगे सर ये तो आ ही नहीं रहा। और हाँ, अगर डिनोमिनेटर में ऐसे आएगा क्वेश्चन, मान लो ऐसा कुछ भी हो कि भैया cos थीटा -1 आपको एलसीएम लेना है इसका, तो ये नहीं कि कभी इसका इंटू इसका कर रहे हो, ये तो दोनों सेम फैक्टर हैं। क्या अंतर है, माइनस का अंतर है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ लो। a माइनस बी और b माइनस ए में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, केवल माइनस का अंतर, a माइनस बी। देखो अब मैं तुम्हें बता दूँ, 3 - 2 कितना होता है 1, लेकिन अगर 2 - 3 कर दो क्या आएगा -1, तो कोई फर्क पड़ा, ये आंसर तो सेम ही है, सिर्फ साइन का अंतर पड़ा। अगर आगे पीछे कर देते हैं नेगेटिव साइन को तो क्या अंतर पड़ता है, माइनस का अंतर पड़ता है बस। तो ये माइनस, ये अगर मैं लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँगा पहले, और इस माइनस को भी उठा के यहाँ ले जाऊँगा, भैया प्लस माइनस माइनस होता है। अब मैं एलसीएम अगर लेता हूँ तो ये सेम है, तो एलसीएम 1 माइनस कॉस क्या आएगा। बात समझ में आ गई मेरी, क्वेश्चन में करते वक्त ये सारी चीज़ें आएंगी, इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ, दिमाग में रखना है इन बातों को, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें कुछ गलती ना करो, एलसीएम लेते वक्त लेना है। अभी मैं करवाऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन जैसे मान लो आ गया, अब एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो सर सारी को इम्पोर्टेंट बता रहे, मैं करूँ क्या, इम्पोर्टेंट है तो बता रहा हूँ, मतलब इनके बिना क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। अगर ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। अब डिनोमिनेटर में कहीं पर भी, अभी मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पर और तो समझा भी रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, है ना। अगर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी 1 प्लस माइनस कॉस हो, या तो 1 प्लस कॉस हो या 1 माइनस कॉस हो, या 1 प्लस माइनस साइन हो, या कोसेक थीटा प्लस -1 हो, या सेक थीटा प्लस -1 हो, या सेक थीटा माइनस प्लस माइनस टेन थीटा हो, या कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा हो। ये डिनोमिनेटर में क्यों लिख रहा हूँ, जब तुम आइडेंटिटीज याद कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या करना है, रैशनलाइज, यू हैव टू रैशनलाइज। अब मैं क्यों कह रहा हूँ भैया इसको कि भाई ये याद मत रखना, जरूरत नहीं है,
ये तो मैं समझा रहा हूँ अभी क्योंकि पहला दिन है आपका, इसलिए बाकी कुछ नहीं है। देखो अगर बेटा बात देखो, ये लिखा है आपके पास साइन थीटा, ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो रैशनलाइज किसको कहते हैं? जब जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके बीच में ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो मैंने क्या करा जी, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको भी लिख लिया ब्रैकेट में, इसको और ये भी ब्रैकेट में ही है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, जरा लिखो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हो गया, इतनी बात समझ में आती है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी है आपके पास साइन स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्यों करा इसको रैशनलाइज, ताकि आइडेंटिटी बन जाए डिनोमिनेटर, नीचे से मेरे को प्लस का या माइनस का साइन हटाना है, ठीक है। उनकी ही आइडेंटिटी बनेगी जिसमें माइनस की आइडेंटिटीज आपने याद करी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये जो नेगेटिव साइन वाली आइडेंटिटीज हैं रैशनलाइज करने के बाद वो बनेगी, तभी रैशनलाइज करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस टेन थीटा हो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन थीटा हो, तो मैं इसको रैशनलाइज करूँ क्या? अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो, और मैं देखो 1 माइनस टेन थीटा, तो भैया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। देखो अभी बच्चा बोल भी दिया सेक स्क्वायर थीटा, ये नहीं होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखवाई है मैंने सेक स्क्वायर, देखो चेक करो क्या लिखवाई है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो मैं इसको रैशनलाइज क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ? मैं करूँगा जब नीचे कोई आइडेंटिटी बनेगी मेरी, उन 9 आइडेंटिटीज में से कोई भी अगर आइडेंटिटी बननी है तो ही मैं रैशनलाइज करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब वो कब बनेगी? जब डिनोमिनेटर में ये सब हो, तब रैशनलाइज करना है। बात समझ में आ गई मेरी? बात समझ में आ गई अच्छे से सबको? तूने नाक नीली कर लिया, शक्ल दिखी उसको डिनोमिनेटर में है तो कर बता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन थीटा में फर्क है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन थीटा में फर्क है। 1 प्लस इसमें समझ नहीं, तूने गलत लिख रखा है कि 1 प्लस टेन थीटा तो है ही नहीं कोई। स्क्वायर थीटा हाँ तो 1 प्लस टेन, एक को बताना क्या लाना राइट साइड पे, हमें लाना है कोसेक प्लस कॉट, ये लाना था राइट साइड पे, ही लाना था ना। लेफ्ट साइड लेके चले थे हम, लेफ्ट साइड क्या थी मेरे पास ये, और मेरे को ये लाना था। अब ये कट गया। अब आपका काम क्या है, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह जाए कोई भी डिनोमिनेटर, साइन रह जाए, कॉस रह जाए, कोसेक रह जाए, सेक रह जाए, कुछ भी रह जाए, और ऊपर प्लस माइनस में हो कुछ भी, तो बांट दो, ऐसे बांट दो, 2 भाइयों को बंटवारा कर दिया। ये क्या बन गया? अनिल अंबानी, और ये क्या बन गया? मुकेश अंबानी। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट। ये गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन में लगेंगे। जहाँ भी आपको दिखाई दे जाए भैया अकेला रह गया और ऊपर प्लस माइनस बांट दो, सेपरेट कर दो, अपने आप राइट साइड आ जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ में आ गई? लिख लो फटाफट जल्दी से इसको। देखो इसको रैशनलाइज कर नहीं सकते हैं, क्यों? अभी तो बताया था। ऊपर में क्या करेगी? आइडेंटिटी बन रही है, 10 प्लस साइन आइडेंटिटी है, स्क्वायर खोल के करेगी क्या? रैशनलाइज कब करना है? ऊपर को देख के नहीं करना है, नीचे देख के करना है कि भैया नीचे वाली को आइडेंटिटी बनती है रैशनलाइज करने से। 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोई है? फिर नहीं है तो क्यों कर लेगा? हाँ जी बोलो। अच्छा माइनस कॉमन लेके क्या कर लेगा तू? साइन माइनस 10 हो जाएगा, तो उसकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है भी। अलग अलग कर ले, कौन कह रहा है अलग अलग कर ले? हाँ कैसे, क्या अलग अलग करें? इसके नीचे अलग कर लो, इसके नीचे अलग कर लो, क्या हो जाएगा उससे? CND तो लगा ही नहीं सकता ना, ये तो प्रूफ वाला है, कोई है थोड़ी।
मैंने क्या बताया था, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो, तो कंपोनेंट और डिविडेंड को लगाना, ये थोड़ी कंपोनेंट डिविडेंड, ये तो प्रूव करना है तेरे को इसके बराबर। हाँ जी बोलो। लेकिन अगर हमने ये प्रूव कर दिया उसके बाद लिख सकते हैं कि tan थीटा cos sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, अगर प्रूव कर दे वो तो फिर हो ही जाएगा, तो खुद ही करके देख ले भाई। जब तूने इसको इसके बराबर लिख लिया तो तू आइडेंटिटी तो लगी लगाई है, कंपोनेंट और डिविडेंड तो सामने दिख रहा है। हाँ जी बोलो 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 अन्ना, तो बोल रहे हो कुछ नहीं बोल रहा, कोई आइडिया नहीं इसमें क्या करूँ। क्या समझ में आया ये इसके नीचे मैंने इसके नीचे कॉस, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे कॉस ले लूँ, उससे क्या हुआ, तो ये टेन बन जाएगा, ये क्या बनेगा, मेरे को यहाँ टेन बनाना है क्या, सर मैं एक यहाँ मुझे टेन बनाना है क्या, यहाँ कहीं टेन है, फिर क्या करेगा। हाँ जी सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा और tan थीटा अपॉन साइन थीटा sec थीटा। ये तो एक ऐसी अप्रोच है जिसको हर एक बच्चा नहीं सोचता, राइट साइड को देख के इसने बताया, क्योंकि उससे उसको आइडिया मिल गया, कॉस डिजाइन कर देता हूँ। लेकिन मैंने अभी तुम्हें एक बहुत आसान एक रूल मैंने अभी बताया, इसको गोल्डन रूल में कह रहा हूँ भैया, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो सब कुछ साइन कॉस में ले आओ, तो ये तो साइन साइन है ही, क्या टेन को मैं साइन कॉस में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो क्या लिख दूंगा, साइन अपॉन कॉस, ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, साइन अपॉन कॉस माइनस, ठीक। फिर अगला स्टेप आपको हमेशा बोलता हूँ मैं, भैया कॉमन आ रहा है तो कॉमन जरूर निकालो, बोलता हूँ जब भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन जरूर निकालना, ऊपर साइन कॉमन है, या तो 1 है यहाँ भी 1 है, इसमें साइन कॉमन है ऊपर, तो साइन कॉमन निकालो, क्या बचा 1 अपॉन कॉस प्लस 1, और यहाँ से भी साइन कॉमन निकालने, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन कॉस माइनस, ये कट गया। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, राइट साइड देख लिया करो क्या लाना है, सेक होता है, तो ये क्या हो गया सेक प्लस 1, और ये क्या बन गया सेक माइनस 1, किसके बराबर आ गया, समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखनी है इन बातों को जो बोल रहा हूँ, जबरदस्ती अंधाधुंध नहीं करना कुछ भी, ठीक है। अब जो इसने बताया वो भी कर सकते थे कि भाई यहाँ साइन है, यहाँ 1 लाना है मुझे, लेकिन ये हर बच्चा नहीं सोच सकता कि 10 अपॉन साइन जो है वो सेक बन जाएगा, ये हर एक बच्चा नहीं समझ सकता कि 10 अपॉन साइन इज सेक। अब बहुत सारों को समझ में अभी भी नहीं आएगा, देखो सब 10 को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और ये 1 अपॉन साइन तो है ही, ये कट गया तो 1 अपॉन कॉस कितना हो गया सेक हो गया, लेकिन ये सीधी अप्रोच नहीं है, ठीक है। ये रट्टा तो मार सकते हो तुम इसको, लेकिन जब कोई क्वेश्चन में कुछ और आ जाएगा तो तुम फिर फंस जाओगे, तो उसकी अप्रोच सीधी क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लेकर सॉल्व करो, एल्जेब्रिकली सॉल्व हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। उसके लिए फिर आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इनका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, तब समझ में आएगी, ठीक है। कर लो इसको। अगला क्वेश्चन करना है cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इनटू, बस दिमाग के दरवाजे बंद नहीं करना, वो बंद होते ही सब कुछ बंद हो जाएगा। जिस बच्चे ने एक बार में कह दिया कि समझ में नहीं आ रहा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है दिमाग हमारा बहुत शैतान है, तुरंत दरवाजे बंद कर देता है जैसे तुम कहते। तो हमेशा ध्यान रखो, कोशिश कर रहा हूँ आएगा जरूर, ये सोचना है हमेशा दिमाग में, ऐसी क्या चीज़ है जो हम समझ नहीं सकते, ठीक है। वो बात अलग है कि गंगा जी में धो के आ जाओ तुम,
दिमाग को वहीं कन्वर्ट करो cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, है ना जी। एलसीएम ले लोगे, दोनों में कुछ चीज़ कॉमन नहीं है, साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये इधर चला जाएगा cos स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा साइन इंटू साइन स्क्वायर। अब देखो ये सेम आ गया, ये आ गया सेम। ऊपर cos स्क्वायर ही है, ऊपर साइन स्क्वायर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी cos स्क्वायर में होती है ना, पता है कि नहीं पता भाई। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो मैंने क्या करा, इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डाल सकता हूँ ना। अब इसका एलसीएम और एलसीएम करो तो खोल दो ब्रैकेट को, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखो आंसर आ गया आपका। कितना सिंपल है ना। डी आगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos, है ना। अब यही क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी बन के आ सकता था कि भैया इसको इसके बराबर प्रूव कर दो, सेम क्वेश्चन। यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, ऊपर बदल जाता, नीचे सेम रहता। तो यहाँ पर यहाँ से लाई थी ना, इससे मैंने ये बनाया। अगर मैं इसकी जगह अगर ऐसा आता है ये इसके बराबर प्रूव करो, तो इस cos स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता, 1 माइनस साइन स्क्वायर। वो आइडेंटिटी है हमारे पास। 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे इससे ये लाना होता तो मैं यहाँ कन्वर्ट करता, इस cos स्क्वायर को क्या लिख देता, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, ये लिखा है इसकी जगह। तो ये कितना हो जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो वो आ गया हमारा। तो ये तुम्हारे दिमाग के अंदर आइडेंटिटीज फिट होनी चाहिए। तो अगली क्लास में आओगे तो ये सारी आइडेंटिटीज फिट होनी चाहिए दिमाग के अंदर, तब तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। हाँ जी बोलो। विजन 1/60 क्या 1/60? 1/10 What? 1/60 1/10 What is persistence of vision? 1/60 1/16 क्या? एक एक जन हाँ वो बोलो। हमें देखने के लिए मतलब 1 सेकंड में 60 इमेजेस आने चाहिए। 3 phenomena which takes place during सर आप ही लिख रहे हो। रेनबो। ठीक है, पहला नंबर 1 रिफ्रैक्शन, नंबर 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मैंने समझा दिया था आपको। नंबर 3 डिस्पर्शन। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं इसके अंदर, which takes place in during रेनबो। जब लाइट एयर से, अब ये किस में से होती हैं, जो वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जब बारिश होती है तो ये पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो दे एक्ट लाइक प्रिज्म, है ना। तो इसके अंदर जब लाइट एंटर करती है तो मीडियम बदल जाता है, ये डेंसर मीडियम में आ जाती है, तो ये अपने पाथ से इधर आ जाती है, डिफरेंट छोड़ देती, बेंड हो जाती है, ऐसे जाती सीधे, पहले तो इधर आ गई। अब इसके अंदर डेंसर से डेंसर में ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो अंदर डेंसर से डेंसर में मुड़ रही है। मैंने उस दिन समझाया भी था, ऐसे समझाया था मैंने। ये नॉर्मल है, अगर ये वापस उड़ के आ जाए, यहीं से गई डेंसर से डेंसर में वापस आ गई, ठीक है, तो हम उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और वो कब होता था, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। ऐसा एंगल ऑफ, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको हम बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। पर अगर हमारा क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाहर ना जाकर लाइट अंदर ही वापस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये पार्टिसिप इसमें फिनोमिनन इसमें भी हो गया। फिर जब बाहर निकलती है तो डिस्पर्स भी हो जाती है डिफरेंट 7 कलर से। तो 3 चीज़ें इसमें हो रही हैं, रिफ्रैक्शन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
और डिस्पर्शन, ठीक है, ये फिनोमिनन होते हैं। और फिर मैंने इसमें बताया था आपको कि ये कब होता है, जब सन तो हो आपकी बैक पे और रेनबो बनेगा फ्रंट पे। ये भी समझाई थी मैं चीज़, है ना। अगर आप सन फेस करोगे तो यू विल नॉट सी रेनबो नहीं दिखाई देगी। रेनबो के बैक की तरफ होना चाहिए सन आपके, रेनबो देखना सामने दिखेगा तुम्हें, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन रेनबो दिखाई देगी। समझ में आ गई बात। तो ये सब चीज़ें आएंगी, इसमें कुछ खास आएगा नहीं। रेनबो में यही पूछा जाता है कि भाई ये रेनबो में क्या क्या फिनोमिनन होते हैं। सर रेनबो बोथ शेप में ये राज वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता, मैंने पिछली क्लास में बताया था मुझे कि आई डोंट नो कि किस लिए होता है। तुम पता लगा सको तो तुम बता देना। सर वो लिटमस पेपर वाला पता चला? कौन सा? लिटमस पेपर क्यों नहीं जलता? क्यों नहीं जलता? गलता नहीं वो भी नहीं पता, भूल गया मैं उसको ना। दोबारा से बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इट इज द फिनोमिनन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में दोबारा बोल रहा हूँ। इट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से में लाइट एंटर होती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर वैक्यूम है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है, वैक्यूम है, तो वहाँ लाइट सीधी सीधी चलती है, वहाँ कोई उसकी बेंडिंग नहीं होती, ठीक है ना, वो चमकती, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक लाइट हमें क्यों चमकती है, क्योंकि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ स्केटरिंग ऑफ लाइट होती है, लाइट स्केटर करती है। बेटा सुन लो इधर ध्यान से, छोड़ दे उसको, बाद में लिखते रहिए। स्केटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो हमारे गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है, गैसेस से, अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना। ब्रह्मांड दिखा दे उसको सीख ले, ठीक है। तो वो क्यों दिखाई देता है हमें, जो लाइट, जो पार्टिकल्स हैं गैस के या कार्बन के, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, तो हमें आसपास की चीज़ें दिखती हैं। किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ जहाँ पर एटमॉस्फेयर ना हो, और वहाँ लाइट तुम जला दो जितनी जलाना चाहो, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, तो लाइट ही दिखेगी नहीं। लाइट जला लोगे तो भी नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है? इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती तो कैंडल है, एक तुम्हारी गैस जो एलपीजी गैस जलाते हो, एक कमरा बंद करना, बिल्कुल रात को अंधेरा कर लेना, बिल्कुल घर में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, और वहाँ पर गैस जला लेना, और कोशिश करना गैस से 2 फुट दूर खड़े होकर किताब पढ़ने की। पढ़ लो, नहीं पढ़ो, लेकिन उतनी ही दूरी पर एक कैंडल जला देना और 2 फुट दूर खड़े होकर पढ़ लेना, उससे कम छोटी सी वो बनती है उसकी फ्लेम, लेकिन तुम वो लाइट उससे ज़्यादा दे देती है, बहुत ल्यूमिनस होती है, तुम चीज़ों को पढ़ सकते हो। जैसे पहले लोग जब लाइट नहीं होती थी तो दिए में पढ़ते थे, दिया जला लेते, तेल जला लेते थे, दिए तो बड़ा दिया जला लिया, एक उसमें बैठ के पढ़ते, ठीक है। तो उसमें पढ़ पाते हैं, लेकिन उसमें नहीं पढ़ पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? जलना। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब होता है जो तुमने फ्यूल लिया वो पूरी तरह से जल गया, कुछ नहीं छोड़ा उसने, कोई राख नहीं, कोई। कभी तुमने देखा है कि तुम्हारी गैस के आसपास राख, गैस वो बनाई तुमने चाय और गैस के पास राख इकट्ठे हो गई, थोड़ी बहुत काली, ठीक है, तो थी नहीं, आप पता नहीं कहाँ होगी, कहाँ चली जाती है। तो अगर गैस है तो गैस में कंप्लीट कंबस्शन होता है। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब क्या है? जो फ्यूल आपने लिया वो पूरी तरह से जल गया, कुछ नहीं छोड़ा उसने, नो रेसिड्यू इज लेफ्ट। लेकिन
अगर रेजिड्यू बच रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब उसमें कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रहा है, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। धुआं क्या होता है? जो देखो, जो भी फ्यूल यूज करोगे वो सब कार्बन से बना हुआ हो, चाहे तुम कोई सी गैस यूज कर लो, चाहे तुम लकड़ी यूज कर लो, चाहे तुम कोयला यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, जो जल जाए उसमें कार्बन होगा, पक्का। समझ रहे हो? तो अगर कार्बन है और कार्बन जल गया पूरा, तो कुछ फ्यूल नहीं कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा उसमें से, कंप्लीट कंबस्शन होगी। होने का सीधी बैठ ब्लू फ्लेम होगी ना, और ब्लू फ्लेम देगा। ब्लू फ्लेम इसलिए देगा क्योंकि वो पूरा जल गया, और ब्लू फ्लेम सबसे हॉटेस्ट फ्लेम होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्लू फ्लेम के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि फ्यूल पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा उसमें। लेकिन अगर फ्यूल पूरा नहीं जल रहा है तो वो येलो फ्लेम देगी, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी और वो काला भी करेगी चीज़ को, है ना। आँखों में काजल लगाते हैं, काजल उसी से बनता है। दिवाली में रात भर दिया जलता है। ये हमारे हिंदुओं में खास तौर से ये प्रथा है कि सब घरों में, ज़्यादातर मेरे को पता नहीं तुम लोगों की क्या वो है, लेकिन हमारी तरफ यूपी में, बिहार में, इधर सब जगह, ये बिहार का नहीं पता, यूपी का पता है, हरियाणा का पता है, रात भर लक्ष्मी माता के सामने दीपावली पे बड़ा वाला तेल का दीपक जलाते हैं, सारी रात चलता है। उसे भर देते हैं बड़ा सा और उसमें बत्ती लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। तो पहले जो थी ना माएँ क्या करती थी, उसका रात को उसके थोड़ा सा ऊपर कटोरी रख देती थी किसी भी तरीके से, ताकि उसकी जितनी भी धुआं है वो उस कटोरी में इकट्ठा हो जाए। समझ रहे हो? तो वो दैट इज क्या, काजल। उसमें थोड़ा सा वो करती थी, वो तेल लगाती है सरसों का और वो काजल तैयार हो गया। वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर तुमने जो बाती होती है जो रुई की, उसको तुमने नीम के रस में भिगो लिया और सुखा लिया और उससे तुमने वो काजल तैयार करा, तो वो तो अल्टीमेट बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। बेटा ऑक्सीजन सप्लाई क्यों बटे, उसको ऊपर क्यों रखेगी? थोड़ा ऊपर इतना ऊपर रख दिया तूने, इतना ऊपर रख दिया, ये चल रहा है बेटा। उसके ऊपर तो बंद ही हो जाएगा, फिर तो बंद थोड़ी करना है, उसका कार्बन ब्लैक इकट्ठा करना है ना। ठीक है, जल्दी बनाने का तो कटोरी के तलवर से घी लगाओ, घी के ऊपर वो पानी की बूंद से साफ कर लो, मतलब पूरा ना हटे, और उसे गैस के ऊपर रखो 2 मिनट में काट लो। उसका फायदा नहीं होता। मेरी बात समझना, क्यों फायदा नहीं होता? क्योंकि कार्बन जो है ना, तुम जो जला रहे हो उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है, जो तुम फ्यूल यूज कर रहे हो। सरसों का तेल का अलग फायदा है, नीम के तेल का अलग फायदा है, उनके काजल अलग बनते हैं, है ना। उनके कार्बन पार्टिकल में उनकी प्रॉपर्टीज भी मिक्स हो जाती है इसमें। ठीक है, सारे कार्बन ही, अब तो टायर जला के कार्बन बना ले तो पता चला आँखों का खत्म ही हो गया मामला। ठीक है, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स की वजह से वो क्या होता है, जब कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, बेटा सुन ले ध्यान से, धुआं निकलता है, तो धुआं निकलने पर जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, जिनको तुम कार्बन ब्लैक बोलते हो, जो इकट्ठा कर रहे हो काजल बनाने के लिए, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, मतलब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी और वो उसको फेंकेगा। जितना मोटा पार्टिकल होगा उतनी ही स्कैटरिंग करेगा, जितना मोटा पार्टिकल होगा उतनी स्कैटरिंग करेगा। समझ में आ रही है? जितना मोटा पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेगा। अब देखो, ये चीज़ मैं तुम्हारे उसमें जोड़ रहा हूँ, कोर्स में आ रही है। जब तुम देखते हो आंधी आ रही हो, जिस टाइम आंधी का माहौल हो, और शाम के टाइम मतलब धूल चढ़ी हुई है ऊपर आसमान में और सूरज निकल रहा है, तो तुम कई बार देखते हो रेड कलर का हो जाता है थोड़ा आसमान, ऑरेंज कलर का हो जाता है। ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज उस दिन क्यों होता है, आज भी नहीं हो रहा? क्योंकि उस टाइम पर जो पार्टिकल सस्पेंडेड है एटमॉस्फेयर में वो बड़े हैं, क्योंकि धूल चढ़ी हुई है। मिट्टी के पार्टिकल जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं गैस के पार्टिकल से, तो इसलिए वो ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। तो जो येलो से रेड के बीच के कलर्स हैं, उनकी वेवलेंथ वाले जो कलर्स हैं वो आपको एटमॉस्फेयर में दिखाई देने शुरू होते हैं, है ना।
ऑरेंज कलर का सा मौसम हो जाता है, ऐसा लग रहा है ऑरेंज ऑरेंज सा हो गया था, क्योंकि उस टाइम पार्टिकल सस्पेंडेड ज़्यादा मोटे वाले हैं, तो वो बड़ी वेवलेंथ को वो कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जब छोटे होते हैं, अब तुम्हें स्काई ब्लू दिखाई देता है, वाई यू लुक स्काई ब्लू? बिकॉज ऑफ द ओशन। छोटा सर बिकॉज अच्छा अच्छा, एक मिनट एक छोटी सी, अब तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओ, एक मिनट सुन ले मेरी बात, एक बार तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओ, फिर तुम स्काई को देखो, इज इट स्टिल ब्लू? नो, इट इज ब्लैक, कुछ नहीं दिखता ऊपर जाके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण से ही, सुन ले मेरी बात, गलत पता है तुझे? अब मेरी सुन ले बात यार, ठीक है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से ही हमें कोई भी कलर दिखाई देता है किसी भी चीज़ का। स्काई का कलर ब्लू है तो वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर है, और जिस टाइम अब कब होता है ब्लू? तो बिल्कुल क्लियर स्काई होता है, बारिश हो गई जोर की, बादल हट गए, उसके बाद तुम ऊपर देखोगे तो ब्लू दिखाई देगा बिल्कुल है। जिस टाइम पे कोरोना आया था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्लू होता था, क्यों? क्योंकि गैसेस तो ख़त्म ही हो गई थी, पॉल्यूशन था ही, तो इसलिए बिल्कुल क्लियर स्काई दिखता था। क्यों? पार्टिकल्स बिल्कुल सस्पेंडेड जो एटमॉस्फेयर में थे, बहुत छोटे थे वो, और बहुत छोटे थे तो इसका मतलब वो लाइट कौन सी स्कैटर कर रहे थे? छोटी वेवलेंथ वाली। वायलेट, इंडिगो, ये तुम्हारे पास विबग्योर होता है ना, विबग्योर, चीज को समझने का ध्यान, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड लाइट मैक्सिमम, इसीलिए विबग्योर याद कराते हैं। अब इनकी जो कलर्स हैं, ये वाले कलर, इनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि आपको ये एटमॉस्फेयर में दिखाई नहीं देते। इंडिगो और वायलेट आपको कभी भी एटमॉस्फेयर में दिखाई नहीं देता, ब्लू कलर दिखाई देता। स्काई देखो कैसा दिखता है, स्काई ब्लू बोलते हैं ना, ऐसा कलर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से अगला नंबर ब्लू कलर का ही है। जब पार्टिकल बहुत छोटे हों, सस्पेंडेड बहुत छोटे पार्टिकल्स हों एटमॉस्फेयर में, कोई भी गैसेस वैसेस ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा आसमान हो, आपको बिल्कुल क्लियर ब्लू स्काई दिखाई देगा, क्योंकि पार्टिकल जो छोटे होते हैं वो कम वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, जो पार्टिकल बड़े होते हैं वो बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया भाई आपको, जिस टाइम आंधी वगैरह होती है आती है, उस टाइम अगर सूरज निकले तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है? ऑरेंज या रेडिश टाइप का हो जाता है। तो वो दैट इज बिकॉज द पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर आर बिगर इन साइज, तो इसलिए वो दे विल स्कैटर लाइट ऑफ बिगर वेवलेंथ, है ना? बिगर वेवलेंथ मतलब रेड लाइट या ऑरेंज लाइट या येलो लाइट। येलो लाइट और ऑरेंज का मिक्सचर जो है वो, ये मिक्सचर सब नहीं, रेड और ऑरेंज का जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाता है? लाइट रेड सा हो जाता है, या रेड और येलो का मिक्सचर क्या हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है। तो उस शेड में दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पार्टिकल बड़े वाले को दिखा रहे हैं और ऊपर वाले जो है वो छोटे पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं। तो तुम आसपास का जो चीज़ पढ़ते हो उसमें ब्लू स्काई देखते हो, स्काई इज ब्लू, ठीक है? दूसरा आप और भी चीज़ देखते हो, आप देखते हो सन जो है सुबह और शाम रेड कलर का होता है, अगर उठ के देखा हो कभी तो। अगर कोई बच्चा जो नहीं उठता 7 बजे 8 बजे उठता है तो उसको कभी नहीं दिखाई देगा, इसको दिखाई देगा 5 बजे वाले। तो वो तो आजकल 99 के 100% ही बच्चों को पॉसिबल नहीं है। मैंने पिछले गर्मियों की छुट्टियों में हर दिन का सूरज देखा था। अच्छा, तो अच्छी बात है, तो तेरे घर में है इस करने वाले इस बात को, लेकिन आजकल बच्चे नहीं मानते। सुबह 6 बजे तक उठ जाता है। ठीक है, अब देखो आद्या रोज जो है 15 मिनट लेट आती है सुबह के टाइम, तो मुझे ये सख्ती करने में मजबूर कर रही है। एक दिन मैं वापस भेजूंगा तेरे को, फिर तेरी मम्मी आएंगी मेरे पास। मतलब मेरे को डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है ना, टाइम दिया है तो बच्चे टाइम से आए। लड़की होने का फायदा नहीं होता। मैं तेरे को कई बार टोक चुका ना, हर बार तू लेट आती है, आज 15 मिनट लेट, ठीक है नहीं? पिछली क्लास में भी थी। अगला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, है ना?
तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है भाई? एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है देखो समझो चीज, अभी बैक मत उठाओ ना, ध्यान दो। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से लाइट एंटर करी, पहले बाहर एटमॉस्फेयर यहाँ एंटर कर रही, बाहर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो सीधे चलती आ रही है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, तो लाइट बेंड हो जाती है। हवा से ग्लास में घुसोगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ग्लास एयर का अलग है, तो इट विल बेंड हो जाएगी, अपनी पाथ छोड़ के टेढ़ी मुड़ जाएगी, रुकेगी नहीं पर मुड़ जाएगी। अब यहाँ पर ना अलग अलग डेंसिटीज की लेयर्स होती है, जितना ऊपर होगा उतना ठंडा होता है। ठीक है, बीच में अब अलग अलग जगह पर एटमॉस्फेयर की वजह से अलग अलग लेयर्स ऐसे बन जाती है कि ठंडी गर्म भी आ जाती है बीच में, तो पहले ऊपर ठंडी आ गई, फिर गर्म आ गई, फिर ठंडी आ गई, तो ऐसी लेयर्स भी बन जाती है। डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, तो कभी तो रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, कभी डेंसर से रेयर में चली जाती है। तो अब लाइट क्या हो रहा है, जब हम रेयर से डेंसर में चलते हैं तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। अब मान लो यहाँ से गई तो यहाँ मुड़ गई, तो तुम्हें ये दिखाई थी पहले, मतलब ये दिखाई थी, फिर उसके बाद यहाँ दिखती, फिर उसके बाद मान लो डेंसर आ गई, फिर घर को चली, तो तुम्हें कभी तो ज़्यादा लाइट दिखती है, कभी कम दिखाई देती है, कभी ज़्यादा दिखती है, कभी कम दिखती है। स्टार थोड़ी ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है ऐसे, वो लाइट तुम्हारे एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से आपको स्टार की लाइट कभी ज़्यादा दिखती है, कभी कम दिखाई देती है, तो इसलिए वो स्टार आपको ज़्यादा कम दिखाई दे, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गई मेरी बात? किसका चाची न्यू, चलो बस टाइम हो गया।